वेलकम टू डीएलपी इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम क्लास 10th का विज्ञान का सेट नंबर ई के जो सेट नंबर 2 है 2023 का सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण के किस स्थिति में रखना होगा। तो देखिए, जो है प्रतिबिंब आपको अगर बड़ा चाहिए किसी भी अवतल दर्पण से, तो आप क्या करेंगे, आपको वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखना होगा। देखिए, अवतल दर्पण की ये फोकस दूरी, ये पोल हो गया और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। देखिए, अगर सेंटर पे आपने वस्तु रखा है तो वस्तु जो है सेंटर पर ही बनता है, ये वास्तविक होता है लेकिन उसी आकार का होता है। फोकस पे अगर आप वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और बहुत बड़ा बनता है। साथ में अगर आपने वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखा तो प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है। लेकिन यदि आप वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच रखें, कहाँ रखें, सेंटर और फोकस के बीच रखें, तो प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत और सी के बीच बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, यदि आप चाहते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बने तथा वास्तविक भी हो, तो आप वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता का इकाई क्या होता है, पावर का मात्रक क्या होता है। पावर बराबर क्या जानते हैं आप, क्या होता है, 1/f होता है, फोकस दूरी का उल्टा होता है। तो फोकस दूरी को आप मीटर में लिखते हैं या सेंटीमीटर में लिखते हैं, तो पावर को किस में लिखेंगे, मीटर इनवर्स में लिखेंगे, यानी प्रति मीटर इसका आंसर हो सकता है। क्या होगा, प्रति मीटर, क्योंकि 1/मीटर आएगा ना, तो 1/मीटर को क्या कह सकते हो आप, प्रति मीटर कहेंगे या मीटर इनवर्स कह सकते हैं। यह प्रति सेकंड, चूंकि अब क्या होता है, प्रति मीटर फोकस दूरी को आप सेंटीमीटर में लेते हैं, लेकिन जब हम डायोप्टर पावर का मात्रक जो डायोप्टर होता है, डायोप्टर निकालना होता है तो हम लिखते हैं मीटर इनवर्स, यानी कि 1/, जो मीटर होता है उसी को हम डायोप्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर मीटर प्रति मीटर होगा, या अगर डायोप्टर होता तो डायोप्टर आंसर रहता। अगला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश की जो किरण होती है जब कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे जो है उसमें रंगों का अलग अलग विक्षेपण होता है, तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है। आप जानते हो बिग ब्योर जो होता है, यानी कि वायलेट जो होता है उसका सबसे कम होता है, सॉरी, जो है विचलन सबसे अधिक होता है वायलेट का, और रेड का सबसे कम होता है। रेड का सबसे कम मिनिमम होता है विचलन, और वायलेट का सबसे अधिक होता है। तो वायलेट कौन होगा, बैगनी का सबसे अधिक, और लाल का सबसे कम होगा, इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करता है। किसी विद्युत चालक का जो प्रतिरोध होता है निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करता है, आपको बताना है। तो देखिएगा, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला हमने आपको बताया है, R बराबर रो L बाई ए। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोधकता, L क्या है, L चालक तार की लंबाई है, ये क्या है, A पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा, चालक की पदार्थ का घनत्व दिया गया है, अंतपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है, आकार दिया गया है। देखिए, जो रो है वो पदार्थ पर निर्भर करता है, किस प्रकार का पदार्थ है। जितना ज़्यादा सघन पदार्थ होगा, घना पदार्थ होगा, उतना ही ज़्यादा रो ज़्यादा होगा, यानी कि चालक के पदार्थ पर निर्भर करेगा। घनत्व क्या है उसका अंतपृष्ठ का क्षेत्रफल ये क्या है, क्योंकि रो जो होगा घनत्व पर निर्भर करेगा, इसलिए जो प्रतिरोध होगा वो भी निर्भर करेगा। ये लंबाई है आपका। अगला है चालक का आकार। अब आकार कैसा भी हो, गोल हो, टेढ़ा हो, है ना, कैसा भी आकार हो, तो चालक के आकार पर प्रतिरोध जो है
निर्भर नहीं करता आप किस आकार का जो है चालक ले रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चालक का आकार। अगला क्वेश्चन है, कब 4 विद्युत चालकों का संयोजन बनाने से उसका परिणामी प्रतिरोध जो होगा न्यूनतम होगा। देखिए, अगर आप किसी भी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने 3 प्रतिरोध समान है, उनको जोड़ा, 4 बोला गया तो 4 जोड़ देते, तो आपका प्रतिरोध कितना आएगा, ये 4 आर आएगा। कितना आएगा, 4 आर आएगा। यार आर आर 4 बार आर जोड़ोगे तो आपका प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 4 आर आ जाएगा। तो ये अधिकतम हो जाएगा, है ना। आपको क्या चाहिए, न्यूनतम चाहिए, तो आप इसको कैसे जोड़ें, पास क्रम में जोड़ें। तो कभी भी आप अगर प्रतिरोध को न्यूनतम करना चाहते हैं तो सभी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ें। कैसे जोड़ें, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका प्रतिरोध जो आएगा न्यूनतम आएगा। और इस बार कितना आएगा, समांतर क्रम में R/4 आ जाएगा। ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर, पास क्रम में जोड़ने पर इसका प्रतिरोध जो होगा वो न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कोई धारावाही चालक है, इस पर करंट बह रही है, इस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अगर आपको बताना है तो किस नियम से बताओगे। तो एक तो मैक्सवेल का स्क्रू का नियम है, दूसरा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है ना। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसमें क्या होता है, अंगूठे को अगर करंट की दिशा में रखें तो आपका हथेली जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। जैसे आपने ये चित्र देख रहे हैं, अगर आप अंगूठे को ऊपर की दिशा में रखेंगे तो दाहिने साइड में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो अंदर की तरफ होगी और बाएं तरफ आपकी तरफ होगी। ठीक है, तो क्या लगाते हैं यहाँ पे, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। ध्यान देखिएगा, ठंडे जल से जो हाइड्रोजन गैस निकालती है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होती है ना, पोटेशियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये हैं। इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है, ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ले लिया चार्ट, ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है ऊपर, ये सबसे अधिक क्रियाशील होती हैं, इसलिए यही जो है ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर सकती हैं। इसके अलावा बाकी अभिक्रिया करेंगी लेकिन हॉट जल से करेंगी, गर्म जल से करेंगी, और जो नीचे वाली हैं ये जल से अभिक्रिया ही नहीं करेंगी। ठीक है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु इसमें पोटेशियम, एल्युमिनियम नहीं करेगा, सोना नहीं करेगा, तांबा नहीं करेगा, ये तो अभिक्रिया नहीं करता। एल्युमिनियम करता है लेकिन गर्म जल से करता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम। निम्नलिखित में से एल्कीन कौन है, एल्कीन बताना है आपको। ये जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या होता है, एल्काइन होता है। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एल्काइन। इसका नाम क्या लिखोगे, एथाइन। क्या लिखेंगे आप, एथाइन, ये एथाइन है आपका। दूसरा क्या है, एथीन है। क्या है ये, एथीन, डबल बॉन्ड वाला एथीन है ना। और ये क्या है आपका, CH3CH2CH3, प्रोपेन है। क्या है ये, प्रोपेन है, प्रोपेन। और लास्ट वाला प्रोप वन, प्रोप वन आइन है। यानी आपका ये भी एल्काइन है, ये भी ये एल्कीन है आपका, और ये ईन आया एल्कीन है, और ये एल्काइन है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, सेकंड। पूछा क्या गया था, एल्कीन पूछा गया था, तो आपको एल्कीन बताना है। एल्कीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा, लास्ट में ईन आता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। अगला है, एक विलेन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, रेड को क्या करता है, ब्लू करता है ना। तो आप याद रखिएगा, एक ट्रिक है, ABR, ब्लू को रेड कर दे तो एसिड होता है। कौन होता है, एसिड होता है। तो उसका उल्टा, रेड को ब्लू करेगा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। तो क्षार, क्षार का पीएच मान क्या होता है, क्षार का पीएच जो होता है >7 होता है। ठीक है, 7 से ज़्यादा होता है, उसका पीएच मान क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा, यानी कि 7 से ज़्यादा कितना है, 8। अगला, क्लोरीन के अणु में कौन सा बंध पाया जाता है। तो क्लोरीन अधातु है, और अधातु अधातु के बीच में सहसंयोजी बंध होता है। कौन सा बंध होता है, सहसंयोजी बंध होता है। क्या होगा, सहसंयोजी बंध, एक सहसंयोजी बंध उपस्थित है।
अगला है, अब एक साथ संयोजी बंध क्यों है कि क्लोरीन के वायतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, अर्थात एक केवल एक ही बॉन्ड बनाएगा। अगला है, जीवाणु रहित बनाने के लिए, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए, यानी जीवाणु को हटाने के लिए, जीवाणु को मारने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर। आप जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर जो है अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए, ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी, लेकिन आपका आंसर जो रहेगा वो ब्रिंजक चूर्ण रहेगा। ठीक है, फिटकरी का भी जीवाणु रहित, तब लेकिन पीने के लिए अगर बनाना है तो अधिकतर लोग फिटकरी का नहीं बल्कि ब्रिंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिंजक चूर्ण। नहीं ऑप्शन होता तो फिटकरी का भी यूज कर सकते थे। ठीक है, तो ब्रिंजक चूर्ण जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर, सही आंसर है। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, यानी आयनों के विनिमय से होने वाली अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नहीं दिया गया तो आप इसमें क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना। द्विविस्थापन, प्रतिस्थापन में क्या होता है? 2 आयनों का विनिमय होता है, और प्रतिस्थापन में किसी एक ही आयन का विनिमय होता है, मतलब एक ही यौगिक में होता है। जैसे आप एग्जाम्पल मान लीजिए, यहाँ पे Fe कॉपर सल्फेट लिया, तो Fe क्या करेगा? कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा, क्या बनाएगा? FeSO4 बना लेगा और कॉपर आपका अलग हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापन अपक्रिया। अगला क्वेश्चन है, फाइल जो पादप होते हैं जल का क्या कार्य होता है? देखिए, जो पादप होते हैं उनमें 2 प्रकार के मुख्य ऊतक होते हैं संवहन के लिए। एक तो जाइलम होता है और दूसरा होता है फ्लोएम। देखिए, जाइलम का कार्य होता है जल और खनिज का स्थानांतरण करना, जल और खनिज का, जबकि फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का स्थानांतरण करना। ठीक है, तो जल का पादप में जो जाइलम होते हैं जल का वाहक होते हैं, जल को स्थानांतरित करते हैं। भोजन का वाहक कौन होता है? फ्लोएम होता है। अगला है, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सा पौधा उपयोग किया था? तो आप जानते हैं इन्होंने मटर लिया था, पाइसम सटाइबम, उद्यान मटर लिया था। कौन सा मटर लिया था? उद्यान मटर, पाइसम सटाइबम। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, मादा जनन तंत्र जो होता है, मादा जनन तंत्र में क्या होता है? अंडाशय होते हैं, 2 ऐसे 2 अंडाशय होते हैं। ये अंडवाहिनी डिंबवाहिनी है, ये गर्भाशय है, ये ग्रीवा है ना, ये भी अंडवाहिनी डिंबवाहिनी है। तो अंडवाहिनी, जिब्रवाहिनी, गर्भाशय हो गया। तो ये सभी क्या है? मादा है। लेकिन शुक्रवाहिनी कहाँ पाई जाती है? शुक्राणुओं का वाहन करने वाली, ये मेल का पार्ट है, इसलिए क्या है? ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला है, स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, या इसमें से सभी। देखिए, CO2 और जल की उपस्थिति में, CO2 और जल की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो है क्लोरोफिल के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसलिए इनमें से सभी जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होंगे। अलोंगी जनन में मुकुलन होता है, अलोंगी जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें मुकुलन किसमें होता है? देखिए, ईस्ट मुकुलन, जो ईस्ट होते हैं, ईस्ट में क्या होता है? बर्ड्स निकलते हैं, और ये बर्ड्स जो होते हैं दोबारा नीचे गिरते हैं तो दोबारा नए ईस्ट में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ईस्ट। प्रकृति वर्णवाद किसने प्रस्तुत किया था? तो जो चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने प्रकृति वर्णवाद कहा था कि जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालता है उसी के वही जो है प्रकृति में सर्वाइव करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्णात्मक खंड आ गया आपका। एमआर जो ओमार सीट पर फिल करना होता है वो खंड समाप्त हुआ। अब जो कॉपी में लिखना होता है वो खंड प्रारंभ हो गया है। पहला प्रश्न है वर्णात्मक का, एक मोटर बाइक है, पीछे से आ रही किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है, यानी कि 2 मीटर वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी कितनी है इसकी? 2 मीटर की है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण, तो प्लस का रहेगा। बाइक पीछे से आ रही वाहन देखने के लिए किसी समय 4 मीटर दूरी पर कोई है, एक वाहन है जो 4 मीटर दूरी पर है, यानी यू वस्तु कहाँ पर है? 4 मीटर दूरी पर है। तो आपको बताना है उसका प्रतिबिंब
गणना करना कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर और कहाँ बनेगा। ठीक है, दर्पण में कितनी दूरी पर और कहाँ बनेगा। तो आप दर्पण का सूत्र लगाइए 1/b प्लस 1/u इक्वल 1/f। ठीक है, तो v आपको पता करना है, u आपको पता है 4 मीटर और f आपको 2 मीटर दिया गया है। आप जब एलसीएम लेंगे, पक्षांतर कर लीजिए पहले, तो 1/b इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 2 अपान 4, एलसीएम 4 आएगा इसका, है ना। तो 1/b, तो 1/b आपका कितना आ जाएगा, 1/b इक्वल टू 2/2, दैट इज 2/4, दैट इज 1/2। ठीक है, तो b आपका कितना आ गया, 2 मीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2 मीटर दूरी पर बनेगा। दर्पण में प्रतिबिंब 2 मीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, 2 मीटर दूरी पर बनेगा। अब किरण आरेख बनाना है। तो ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, और ये आपकी फोकस दूरी, ये सी है, वक्रता केंद्र, ये आपका पोल है। वस्तु कहाँ है, 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये आपका 4 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु है। प्रतिबिंब बनाएंगे। देखिएगा, ये आप किरण आरेख बना रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये दर्पण के पीछे क्या होगा, किरण जाती हुई प्रतीत होगी और इधर पूरी कंप्लीट रहेगी। अब एक आपने जो है मुख्य अक्ष के जो समांतर लिया है वो फोकस होके गई है। अगर आप दूसरा लें, मान लीजिए दूसरा हम ले रहे हैं, एक है जो पोल पे जाके टकराई, तो पोल से उसी कोण पर ये वापस भी आएगी, जिस कोण पे गई थी उसी कोण पर वापस भी आएगी। ये जो कोण, दोनों एंगल होंगे, कोण होंगे, थीटा थीटा, ये समान होंगे। अब इसको आप पीछे मिलाएं, अगर पीछे अगर इसको मिलाएं तो पीछे यहाँ मिलेगी। और आप देख रहे हैं इसकी दूरी, ये आपका प्रतिबिंब है, सीधा बना है लेकिन उससे छोटा बना है। कितनी दूरी पर बना है, 2 सेंटीमीटर दूरी पर। ये कितनी दूरी पर था, 4 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, यानी कि जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो मीटर पर था, 4 मीटर दूरी पर था, और 2 सेंटीमीटर पर इसका 2 मीटर पर आपका प्रतिबिंब बना है। ठीक है, फोकस दूरी भी 2 मीटर की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर दूरी पर देख सकता है। तो कहाँ तक देख पाता है, 100 मीटर तक देख पाता है। वो चाहता है कि अनंत तक देख सके, यानी कि कहाँ की वस्तु देख सके, अनंत की। यानी यू कहाँ का होगा, अनंत का होगा। कहाँ तक पर देख पाता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन पाता है, यानी कि बी कहाँ देख पाएगा, 100 मीटर पर। और 100 मीटर दर्पण के आपके उसके आँख के सामने होगा, सामने, और सामने जो भी होगा उसे माइनस में लिया जाएगा। यानी कि जो भी लेंस के सामने इधर से वस्तु होती है, उधर ही अगर वस्तु होता है तो उधर ही प्रतिबिंब होता है, तो माइनस में लिया जाएगा, है ना। 100 मीटर, तो आपको अपने लेंस का सूत्र लगाना है 1/b माइनस 1/u इक्वल 1/f। कारण बताएं, ये आपने माइनस क्यों लिया, क्योंकि जिधर वस्तु होता है उधर ही अगर प्रतिबिंब होता है, तो हमने बताया कंजर्वेशन के हिसाब से आप क्या लें, उससे माइनस ही लें। ठीक है, इधर ही वस्तु होगा, इधर ही क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो आपको एक्चुअली में तय करना है कि किस फोकस दूरी वाला हमको जो है लेंस लेना चाहिए।
तो आप लगाइए सूत्र इसमें, v माइनस 100 1/इनफाइनाइट इक्वल टू यू। अब ये भी नेगेटिव होगा, लेकिन इनफाइनाइट को अनंत लेने का कोई मतलब नहीं है। 1/f, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो 1/f आपका कितना आ जाएगा, 1/-100, तो f इक्वल टू माइनस का 100 मीटर, यानी कि इस व्यक्ति को 100 मीटर फोकस दूरी वाला जो है एक लेंस चाहिए, और जिस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है वो कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, -100 मीटर हो। ठीक है, अब अगर आपको बनाना है प्रतिबिंब, देखिए मान लीजिए विकिरण आरेख बनाना है इसका, तो जो वस्तु अनंत पे थी, अनंत से आ रही थी वस्तु, क्या हो रहा था कि जब आंख से टकराता था तो पहले ही प्रतिबिंब बन जाता था, लेकिन अब क्या होगा, अनंत की वस्तु को पहले पहले क्या करेगा, ये थोड़ा सा फैलाएगा, फिर ये जब आंखों की लेंस पर पड़ेगा तो प्रतिबिंब जो पहले बन जा रहा था वो थोड़ा सा आगे बढ़ के बनेगा, यानी कि रेटिना पे बनेगा, है ना। तो वास्तविक में ये किरण ऐसे ये ऐसे बनाया आप, ऐसे, है ना। तो ये आपका किरण आरेख बन गया। ये अनंत से आने वाली प्रकाश किरण है, और इस आँख को क्या लग रहा है, ये वस्तु कहाँ रखी है, ये आपका 100 मीटर फोकस दूरी पे रखा हुआ है, 100 मीटर पर रखा हुआ है, जो आपका ये फोकस बिंदु है एफ। ठीक है, और ये आपकी रेटिना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ओम का नियम क्या है, ये इसकी व्याख्या कीजिए। संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर ये बताइए कि विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ओम का नियम क्या कहता है, कोई भी जो भी उपकरण है, तार है, उसके बीच में लगा जो विभवांतर है, अगर कोई विभवांतर लगा है, यानी कि जो भी चालक तार है उसके बीच का जो विभव होगा वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा, यानी बहने वाली धारा जो होगी उसमें लगे विभव के समानुपाती होगा, I प्रोपोर्शनल टू B, या हम इसको कह सकते हैं B प्रोपोर्शनल टू I। I जो है वो तार के बीच लगे हुए विभव, यानी बैटरी मान लीजिए B लगी हुई है, उसके समानुपाती होगा। ठीक है, ये ओम ने कहा। ओम ने क्या कहा कि किसी चालक पर वोल्टेज उसमें बहने वाली धारा के सीधे अनुपातिक होता है जब सभी भौतिक स्थितियां क्या रहें, समान रहे, तापमान भी समान है, तापमान इत्यादि का परिवर्तन न किया जाए, है ना। तो B प्रोपोर्शनल टू I, B प्रोपोर्शनल टू I, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक नियतांक आता R, यानी प्रतिरोध है, B इक्वल टू IR। इसी से आपका ये फार्मूला बनता है। अब इसमें पूछा गया है कि जो प्रतिरोध होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए, किसी भी चालक का प्रतिरोध, चालक किस पदार्थ का बना हुआ है, यानी कि इसका रो प्रतिरोध, है ना। ताप किस किस पर निर्भर करेगा, पदार्थ कौन सा है, पदार्थ पर निर्भर करेगा, चालक के ताप पर निर्भर करेगा, चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा, लंबाई पर निर्भर करेगा, और पृष्ठकाट क्षेत्रफल जो है, पृष्ठकाट क्षेत्रफल, ये कितना मोटा तार है, ये पृष्ठकाट क्षेत्रफल कहलाता है आपका, है ना। पृष्ठकाट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया, पृष्ठकाट क्षेत्रफल, इन सभी बातों पर निर्भर करता है। तभी आप जानते हैं R प्रोपोर्शनल टू L/A, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो R बराबर रो L/A लिखा जाता है। तो ये आपका ये प्रतिरोध, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है।
अगला निम्नलिखित यौगिक की संरचना का चित्रित कीजिए। प्रोपेनल, प्रोपेनल क्या होता है? मेथ, एथ, प्रोप और अल लिखा हुआ, यानी कि ये एल्डिहाइड है। तो बाकी वैलेंसी आप जब पूरा करोगे, कार्बन 3 बांड बनाता है, तो अगर 2 बांड बना हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन लगाइए, 1 बांड बना हुआ तो 3 हाइड्रोजन लगाइए, है ना। तो ये आपका हो गया, प्रोपेनल हो गया। अगला है 2 मेथिल पेंटोनिक अम्ल, पेंटेनोइक, पेंटोनिक मतलब 5 कार्बन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, और नोइक अम्ल मतलब आपको एक कार्बन, पहले कार्बन पर COOH लगा देना है, दूसरे पर मेथिल लगाना है, तो दूसरा कार्बन ये CH3 है। बाकी वैलेंसी आप किससे पूरी करें? हाइड्रोजन से पूरी करें। 5 कार्बन कहा गया था, तो 5 कार्बन के लिए हमने 5, पेंट बोला गया तो 5 कार्बन के लिए हमने 5 कार्बन लिख दिए। और ओइक लिखा गया तो आप जानते हो COOH जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसके लिए नंबरिंग COOH की कार्बन सी की जाती है, तो उसी कार्बन में हम एक OH बढ़ा देंगे, जिससे पेंटोइक बन जाएगा, पेंटोनिक अम्ल बन जाएगा। और फिर 2 मेथिल बोला गया तो दूसरे पर हम मेथिल लगा दिए। फिर बाकी वैलेंसी हमने हाइड्रोजन से जो है पूर्ण कर दी। प्रोपीन, मेथ, एथ, प्रोप, इन बोला गया तो कहीं भी आप डबल बॉन्ड कर दीजिए। बाकी वैलेंसी आप किससे पूरी करेंगे? हाइड्रोजन से पूरी कर दीजिए। तो ये आपका ये प्रोपीन हो गया, ठीक है। अगला है ब्यूटेनाल 2, तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ऑल 2, दूसरे पर ऑल लगाना है OH, और दूसरे पर फिर मेथिल भी लगाना है आपको CH3। बाकी वैलेंसी किससे पूरी करेंगे? हाइड्रोजन से पूरी करेंगे आप। तो ये देख लीजिए, जहाँ जहाँ 2 बांड बने हैं वहाँ हमने 1 हाइड्रोजन लगाया, जहाँ 1 बांड बना है वहाँ 3 हाइड्रोजन लगाया, जहाँ जो है 2 बांड बना है वहाँ 2 हाइड्रोजन लगा दिया, क्योंकि कार्बन 4 ही बांड बनाता है। ये टू मेथिल ब्यूटेनॉल हो गया। अलग देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? POP क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट का हाफ हाइड्रेट होता है ना, प्लस डैश डैश करके बताया गया जिप्सम बनेगा। तो जिप्सम कैसा होता है? कैल्शियम सल्फेट का एक हाइड्रेट, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? जल जोड़ा जाएगा, और कितना जल जोड़ेंगे आप? आधा जल जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका ये अपक्रिया जो होगी पूर्ण हो जाएगी। अगला हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्या होता है? H2 प्लस Cl2, क्या मिलके बनाएंगे? HCl बनाएंगे। कितने HCl? 2 HCl बनाएंगे, ठीक है। जिंक कार्बोनेट, जिंक पर +2 होता है, कार्बोनेट पर -2 होता है, तो जिंक कार्बोनेट ZnCO3 लिख दिया जाएगा। ये बनाता है गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड, और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यह क्रिया संतुलित हो जाएगी। अगला मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या बना रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बना रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे HCl होगा तभी तो होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड, कितने हाइड्रोजन क्लोराइड होंगे? 2। कितने होंगे? 2, तभी जाके यह क्रिया भी संतुलित होगी। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? +2HCl, है ना, ये क्रिया संतुलित होगी। अगला बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक, गिव्स आउट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बेरियम सल्फेट बन जाएगा आपका BSO4 प्लस HCl, है ना। अब संतुलित करना होगा आपको। देखिए संतुलित करेंगे तो क्या हो जाएगा? BSO4 तो उतना आपके उतना ही है, आपके बढ़ेंगे क्या? HCl, ये 2 HCl लिख देना यहाँ पे। आपका सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हो गया। सोडियम आयोडाइड क्या होगा? NaI, क्या बनाएगा? इस देखिए क्या बना हुआ है? सोडियम नाइट्रेट बना हुआ है, NaNO3, क्या बना? बचा AgI बचा, क्या बचा? AgI, सिल्वर आयोडाइड। तो ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, और ये अपने आप संतुलित भी है। अगला वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया क्या होता है? ऐसी अपक्रियाएं जिसमें कोई अभिकारक जो है टूट करके 2 या 2 से अधिक प्रकार के नए उत्पाद बनाए। जैसे आप लिख लेंगे, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें कोई भी रासायनिक अपक्रियाएं टूट करके 2 या 2 से
अधिक प्रकार के रसायन का निर्माण करती हैं उन्हें हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ये प्रकार की आपकी कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन है, ये उष्मीय वियोजन है, ध्यान रख सकते हैं, है ना। जैसे H2O2 सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में टूट करके जल और ऑक्सीजन बना लेता है, तो ये भी एक प्रकार की वियोजन अपक्रिया है। क्या है? वियोजन अपक्रिया है ये। तो वियोजन में क्या होता है? ये जो अणु होते हैं, कोई भी अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक प्रकार के नए रसायन का निर्माण करता है। संक्षारण क्या होता है? जंग लगना। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। जब कोई धातु लंबे समय तक वायु तथा नमी की उपस्थिति में रखा रहता है, वायु तथा नमी में रखा रहता है, वायु तथा नमी की उपस्थिति में रखा रहता है या नमी में रखा रहता है, तो धातु का ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? धातु का ऑक्साइड बन जाता है, जिसे संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे संक्षारण कहते हैं। ऑक्साइड बन जाता है जिसे संक्षारण कहते हैं। जैसे जो लोहा होता है, आयरन होता है, Fe जो होता है, ये O2 और नमी की उपस्थिति में ये फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और ये जो है इसका हाइड्रेट रूप बन जाता है। यानी जंग का जो फार्मूला होगा, लोहे की जंग का फार्मूला क्या होगा? Fe2O3.XH2O। ठीक है। अगला है एसद लेपन। एसद लेपन क्या होता है? संक्षारण से बचाने के लिए क्या है? धातुओं को जंग से बचाने के लिए, धातु में जंग ना लगे, धातुओं को जंग लगने से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए पेंट, ग्रीस आदि का लेपन यसद लेपन कहलाता है। क्या कहलाता है? यसद लेपन कहलाता है। यह आपका हमने MCQ पार्ट, फिजिक्स का पार्ट और केमिस्ट्री का पार्ट कर दिया है। शेष में बायोलॉजी का पार्ट बचा हुआ जो हमने नहीं किया है, क्योंकि अधिकांश बच्चे जो है बायोलॉजी का पार्ट कर लेते हैं। अगर आपको बायोलॉजी का सलूशन भी चाहिए तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और अगर कोई डाउट रह जाए तो पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।